सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी का जनरल साइंस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ को देखेंगे जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैं लेकर आई थी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और आज है हमारा जनरल साइंस। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपसे पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि आपका जो है 30 नंबर का क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद 30 क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपसे पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जो कि मैं इसका बना चुकी हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको बना चुकी हूँ और ये था आपके 20 नंबर का, और टोटल मार्क्स भी 20 नंबर का, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके 25 नंबर का पूछता है, और जनरल साइंस जो आपसे पूछता है ना, वो 25 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं जनरल साइंस के? 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। और मार्क्स की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्क्स भी आपको 25 मिलेंगे, ठीक है। और जो है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर जो रहता है वो 20, यानी टोटल 45 मार्क्स जो है यहाँ से आपको कवर करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ बायो से, ठीक है। जनरल साइंस में आपका क्या आ जाएगा? बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को एक-एक करके देखेंगे और आप सभी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों को पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि नेत्र का कौन सा भाग वस्तुओं की छवि बनाता है? तो अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया, जिसकी वजह से मेरी वॉइस थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगी। तो यहाँ पे है ना, मतलब अगर आपको कहीं कहीं पे चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती है मेरी वॉइस की वजह से, तो आप उसे मतलब एक बार आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नेत्र का कौन सा भाग है जो वस्तुओं की छवि बनाता है? लेंस, रेटिना, आइरिस या फिर कॉर्निया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना। जो है ना, ये जो है वस्तुओं की छवि बनाता है। अब यहाँ पे हम एक एक पॉइंट रेटिना के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको रेटिना के बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा, रेटिना जो है ना, ये आँख की जो है मतलब सबसे आँख के अंदर की जो है सबसे भीतरी परत आप कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आँख के अंदर की सबसे भीतरी परत होती है, आँख के अंदर की सबसे भीतरी परत। सबसे भीतरी परत होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपका, ये क्या करती है? ये प्रकाश को ग्रहण करके उसे क्या करती है? तंत्रिका संकेत, यानी कि जो है आपके नर्व सिग्नल में बदलती है, ठीक है। और ये जो संकेत होता है ना, ये मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और फिर हमें क्या होता है? वस्तु दिखाई देता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये आँख की सबसे भीतरी परत होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रकाश ग्रहण करके किसे भेजता है? उसे तंत्रिका तंत्र में बदलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश ग्रहण करके, प्रकाश ग्रहण करके उसे तंत्रिका संकेतों में बदलती है, बदलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये क्या याद रखना है? इसके याद रखना है कि ये जो संकेत होता है ना, ये मस्तिष्क तक पहुंचता है और क्या होता है? वस्तु दिखाई देती है हमें। ये संकेत कहाँ तक पहुंचता है? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क तक पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपका उसके बाद रेटिना से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब प्रकाश जो है आंख में प्रवेश करता है, तो ये जो है किससे होकर रेटिना पे पड़ता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जब प्रकाश आंख पर पड़ता है, आंख में प्रवेश होता है, जब प्रकाश आंख में, जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो लेंस से होकर रेटिना पर पड़ता है।
ये याद रखिएगा। तो लेंस से होकर रेटिना पर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये प्रकाश को मोड़कर क्या करता है, रेटिना तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। तो कॉर्निया जो है सबसे पहले ये याद रखिएगा। इसके बारे में 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये आँख की जो है आँख की पारदर्शी और बाहरी परत होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये आँख की सबसे बाहरी परत होती है और पारदर्शी होती है, ठीक है। आँख की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट कॉर्निया के बारे में ये याद रखना है कि ये जो है ना, ये क्या करती है, ये आपके प्रकाश को मोड़कर रेटिना तक पहुंचाती है। प्रकाश को मोड़कर रेटिना तक पहुंचाती है। रेटिना तक पहुंचाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है लेंस के बारे में। तो लेंस आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा कि लेंस जो होता है ना, ये आपके आँख का पारदर्शी और लचीला भाग है, ठीक है ना, जो क्या करता है, प्रकाश को फोकस करता है। लेंस, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये आँख का पारदर्शी और लचीला भाग है। आँख का पारदर्शी और लचीला भाग है, ठीक है, जो प्रकाश का फोकस करता है, जो प्रकाश को फोकस करता है, फोकस करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज, एक टॉपिक से मैं आपको जितना ज्यादा हो सके चीजों को क्लियर आउट करूंगी, ठीक है। यहाँ पे रेटिना के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आइरिस याद रखिएगा। आइरिस क्या है, आँख का रंगीन भाग है जो क्या करता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आपका ये आइरिस, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और आग का ये रंगीन भाग भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोनेरा जगत के किस जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो मोनेरा जगत में जो है कौन सी जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कौन से जीव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्म में जो है ना, ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये हो गया आपका पहला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसके बाद आपका हो गया साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कौन सा आता है, आर्क बैक्टीरिया, ठीक है ना। लेकिन बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको अगर मैं मोनेरा जगत के बारे में बताऊँ तो इसकी जो है कुछ मतलब विशेषताएं हैं। जैसे अगर मैं मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, तो इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। पहले ये याद रखिएगा कि मोनेरा जगत जो होती है ना, वो प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो याद रखिएगा ये क्या होती है, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी नाभिक नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये इसमें जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं ना, इसमें डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है मोनेरा जगत में जो है कुछ ऐसे जीव भी है जिसमें कोशिका भित्ति होती है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं इसमें कोशिका झिल्ली होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन की से बनी होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है जो किससे बनी होती है, जो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं माइकोप्लाज्म की बात करूँ तो यहाँ पे आपको माइकोप्लाज्म से याद रखना है कि इसमें तो कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है आपका इसकी जो झिल्ली में जो है मतलब जो संरचना को स्थिर रखे रहता है, तो वो कोशिका भित्ति का काम होता है। तो इसमें तो कोशिका भित्ति है नहीं, तो इसकी संरचना को स्थिर कौन रखता है, तो ये भी याद रखिएगा। माइकोप्लाज्म की संरचना, संरचना को स्थिर, तो संरचना को स्थिर कौन रखता है, तो याद रखिएगा संरचना को स्थिर जो है ये स्टेरॉल रखता है। ठीक है ना, स्टेरॉल रखता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, तो कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है। तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संयोजी ऊतक जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो ऊतक होते हैं ना, नए कोशिका जो होते हैं उसका निर्माण करता है, और जो पूरा जो भी क्षतिग्रस्त जो ये होते हैं उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। तो याद रखिएगा नए ऊतक को यानी कि नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। नए कोशिका, नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, और क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है। तो ये किसका है, ये संयोजी ऊतक होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये संयोजी ऊतक है, जो आपके फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन वगैरह जो होते हैं, और जो आपके जो है ये सब क्या करते हैं, घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा घाव भरने में और कौन कौन सहायक होते हैं, तो याद रखिएगा जो संयोजी ऊतक होते हैं उसमें फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजेन, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन घाव भरने में सहायक होते हैं, घाव भरने में सहायक होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पेशीय ऊतक के बारे में, तो पेशीय ऊतक जो होता है ये जो शरीर की गति और बल उत्पन्न करने वाला जो ऊतक होता है वो कौन सा होता है, वो पेशीय ऊतक होता है। और संकुचन और जो आपके जो है जिसे हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, उसे प्रसारण, प्रसारण की क्षमता को रखता है। ठीक है ना।
तो गति और बल उत्पन्न करने वाला ऊतक कौन सा है? गति और बल उत्पन्न करने वाला ऊतक है, ठीक है ना। इसके साथ साथ याद रखिएगा आपको कि ये जो है कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिलैक्सेशन की क्षमता को बनाए रखता है, ठीक है। संकुचन जिसे हम कहते हैं, संकुचन और प्रसारण, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर की सतह को ढकता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो अंगों की जो आंतरिक परत जो बनाता है वो कौन बनाता है? ये एपिथेलियम ऊतक ही बनाता है और उसको सुरक्षा भी देता है, ठीक है ना। तो एपिथेलियम ऊतक के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है शरीर की सतह को ढकता है, शरीर की सतह को ढकता है और उसके बाद और क्या करता है, जो अंगों की जो है आंतरिक परत बनाता है, ठीक है ना। अंगों की आंतरिक परत बनाता है। आंतरिक परत अंगों की आंतरिक परत बनाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपके तंत्रिकीय ऊतक जो है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है संदेशों का आदान प्रदान कौन करता है? तो यही ऊतक करता है, ठीक है ना। ये जो ऊतक होता है पूछा जाता है खास करके ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसों में पाया जाता है, ठीक है ना। जो आप जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना, और नर्व्स में पाया जाता है। तो इसके बारे में पहले आपको क्या याद रखना है कि ये जो है क्या करता है? संदेशों का आदान प्रदान करता है। संदेशों का आदान प्रदान आदान प्रदान, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि तंत्रिकीय ऊतक जो है याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड और नसों में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड और नसों में पाया जाता है। नसों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से जो है वो अभिसारी किरण, समांतर किरण, अपसारी किरण या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सी किरण प्राप्त होती है? तो ऑप्शन हमारा जो है ना अपसारी किरण जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अपसारी किरण के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरणें होती है वो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं, ठीक है ना। अपसारी किरण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें निकलने वाली किरणें क्या होती है? एक निकलने वाली किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है। एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर क्या होती है? चारों ओर फैलती है। चारों ओर फैलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपसारी किरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अपसारी किरण जो ऐसी होती है जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है, तो इसके जो है कौन कौन से हो जाएंगे? तो जैसे टॉर्च, टॉर्च जो होता है ये आपका हो गया टॉर्च का प्रकाश, ठीक है ना। ये आपका जो है अपसारी किरण हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा बल्ब से निकलने वाली रोशनी भी आपका अपसारी किरण है, ठीक है। बल्ब से निकलने वाली रोशनी, बल्ब से निकलने वाली रोशनी आपकी कौन सी किरण है? अपसारी रोशनी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा सूर्य की किरणें जो होती है जो बादलों से छनकर जो निकलती है वो भी आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इनका कोण जो है वो बढ़ जाता है, दूरी बढ़ने पर किरणें जो है वो और दूर हो जाती है।
तो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि दूरी बढ़ने पर किरणें और दूर हो जाती है। किरणें और दूर हो जाती है। दूर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पीत रस का स्राव करती है। तो कौन सी ग्रंथि है या अंग है जो पीत रस का स्राव करती है? अग्नाशय, यकृत, पिट्यूटरी, पीनियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय, यकृत। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है ये पीत रस का स्राव करती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि यहाँ पे यकृत के बारे में, कि जो यकृत जो है ये पीत रस जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, ठीक है ना, इसका स्राव करती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इसका जो है कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले कार्य याद रखिए, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, ये वसा का जो है ना इमल्सीकरण करता है, ठीक है ना। वसा का इमल्सीकरण मतलब हो गया कि ये जो है वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि ये वसा के पाचन में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। वसा मतलब होता है फैट, ठीक है ना। वसा के पाचन में सहायक होता है। सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, ठीक है। अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे यकृत के बारे में। तो यकृत जो होता है ये, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, आंतरिक अंग है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका वजन जो है ये कितना है। तो याद रखिएगा ये यकृत का वजन कितना है, 1 से 1.5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग होता है लाल भूरा। रंग होता है लाल भूरा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो है आपका यकृत का काम क्या होता है। तो यकृत का काम होता है पीत रस का स्राव करना, ये तो है ही, पर उसके साथ साथ याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है ना उसको ग्लूकोज पे परिवर्तित करता है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा काम है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें जो है ये विटामिन और खनिजों का भंडार भी यकृत को कहते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, डी, ई के और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो आपका ये पिट्यूटरी और पीनियल जो है ना ये आपके हार्मोन स्राव से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा हार्मोन स्राव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है। तो NaHCO3 का सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन साल्ट या फिर लाइमस्टोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन साल्ट एंड लाइमस्टोन सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का यहाँ पे मैं आपको लिखाऊंगी सूत्र। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लिखाऊंगी रासायनिक नाम। ये सिर्फ मैं फर्स्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे रासायनिक नाम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सूत्र की बात करूँ कि इसका सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, Na2CO3.10H2O ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद अगर मैं रासायनिक नाम की बात करूँ, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसके बाद जो है आपको वॉशिंग सोडा का उपयोग याद रखना है। उपयोग, ठीक है, तो इसका उपयोग होता है, याद रखिएगा, ये कपड़े धोने में। कपड़े धोने में, क्योंकि वॉशिंग है तो इससे आपको याद रहेगा कपड़े धोने में। दूसरा, कठोर जल को ये नम करता है। कठोर जल को नरम करता है। ठीक है, नरम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कागज, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग और कहाँ होता है, कागज, साबुन, कागज, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, NaHCO3 ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद बेकिंग सोडा ये एक सामान्य नाम है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका जो उपयोग होता है ये कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग होता है केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। ठीक है ना, केक और ब्रेड को फुलाने और मुलायम बना करने के लिए जो है किसका उपयोग होता है, इसका। ठीक है ना, तो याद रखिएगा केक और ब्रेड में इसका उपयोग होता है। केक और ब्रेड में। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है आपका टूथपेस्ट में भी ये बनाने के लिए जो है इसका उपयोग होता है, लेकिन अधिकतर इसे बेकिंग सोडा से सिर्फ यही पूछा जाता है इसका उपयोग कहाँ होता है। तो केक और ब्रेड को जो है फुलाने और मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉमन साल्ट, जो कि साधारण नमक है। तो इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉमन साल्ट यानी इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका ये रासायनिक नाम है। ठीक है, इसका याद रखिएगा कि इसका जो है आपके भोजन में स्वाद के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये साल्ट है तो आप समझ सकते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। इसके बाद लाइम स्टोन। ठीक है, तो लाइम स्टोन के बारे में आपको क्या याद रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन मतलब होता है, पहला तो ये याद रखिएगा कि इसका नाम होता है चूना पत्थर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा ये है फॉर्मूला। CaCO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक तांबे की डिश में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे की डिश को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास
क्या रहेगा? वही रहेगा, घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि जब तांबे के डिस्क को गर्म किया जाता है तो इसका जो व्यास होता है ना वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जो आपका कॉपर होता है, ठीक है ना, कॉपर क्या होता है? एक धातु होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसको गर्म करने पर ये क्या होगा? एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड मतलब जिसे कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं विस्तारित, यानी एक्सपेंड होगा यानी फैलेगा। ठीक है। जब जब जो पूरी तरीके से डिस्क जब गर्म होती है ना तो उसका जो जो भी भाग होता है, चाहे वो ठोस हो या फिर कोई भी छिद्र भी हो, तो उसके चारों ओर जो है ना, चारों ओर जो उसका छिद्र होता है उसमें क्या होने लगता है, वो जो है ना थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो है वो फैलता है। ठीक है ना। इसीलिए जो है जो भी मतलब कि छिद्र के ओर जो होगा वो बढ़ेगा। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन मतलब होता है कि तापमान में वृद्धि होने पर जो है उसके कणों की गति भी जो है बढ़ जाती है, उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसे मैं आपको लिख के समझाती हूँ, ठीक है ना। ये मैं एक बार बोल रही हूँ ताकि आप समझ पाए। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक कॉपर जो होता है वो धातु होता है। तो इसको जो है कॉपर को गर्म करने पर, ठीक है, मान लेते हैं ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर। इसको क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे। तो जब ये गर्म होगी तो क्या होगा? ये एक्सपेंड होगा। गर्म हम इसे करेंगे तो ये क्या होगा? ये एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है ना। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? फैलेगा। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जब पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी तो इसका हर भाग, चाहे वो ठोस हो या छिद्र हो, उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो है ये फैलेगा। और थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये फैलता है। ठीक है। ये जो एक्सपेंड होता है किसकी वजह से? तो याद रखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन के कारण। थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये फैलता है। अब थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको किसके बारे में समझा रही हूँ? इसके बारे में। तो इसमें याद रखिएगा कि ये होता है कि किसी भी पदार्थ के जो है तापमान में वृद्धि होने पर, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर क्या होगा? वृद्धि होने पर जो है उसके कणों की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके कणों की, और कणों की गति अगर बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं उसके कणों की गति बढ़ जाती है। उससे ही हम क्या कहते हैं? गति बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद जो है बढ़ती है, इसके बाद क्या होता है? और ये जो है पदार्थ की ओर फैलने लगता है। ठीक है ना। तो ये जो है ये होता है आपका थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कारण। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो बादाम में, मूंगफली में, साइकस में या फिर ईख में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जिस भी पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस भी पौधे में बीज होता है फल नहीं होता है उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है? इसमें जो होता है ना वो बीज जो है वो नग्न होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जिम्नोस्पर्म जो होता है इसमें बीज नग्न होता है। और इसमें याद रखिएगा कि बीज जो होता है ना वो अंडाशय में नहीं होता है। ठीक है ना। इसी कारण जो है ये फल नहीं बनाता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है ये फूल भी नहीं बनाता है। क्यों फूल नहीं बनाता है? ये जो है याद रखिएगा, जो पौधे शंकु होते हैं ना, पौधे शंकु के माध्यम से ये प्रजनन करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपको दूसरा पॉइंट भी याद रखना है कि ये जो है फूल नहीं बनाते हैं। फूल नहीं बनाते हैं।
तो ये फूल नहीं बनाते तो ये कैसे होता है? तो याद रखिएगा, ये जो है बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो ये फूल नहीं बनाएगा तो फल कैसे बनेगा? तो फूल जो होता है वो याद रखिएगा, ये जो है पौधे जो होते हैं ये शंकु के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ठीक है, शंकु के माध्यम से, यानी कोन्स, कोन्स के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है याद रखिएगा, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये आपके ठंडी और शुष्क जलवायु में पाया जाता है। ठंडी और शुष्क जलवायु, ठंडी और शुष्क जलवायु कहाँ होती है? खासकर ये पहाड़ी क्षेत्रों पे होती है। ठीक है, ठंडी और शुष्क जलवायु, जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ जिम्नोस्पर्म के, जो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि जिम्नोस्पर्म कौन कौन से है। जैसे कि पाइनस, पाइनस ये आपका जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है ये ठंडी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है पहला हो गया, दूसरा आपको याद रखना है और कौन सा हो गया? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण देवदार, देवदार जो है ये भी जिम्नोस्पर्म का उदाहरण। ठीक है ना, और ये हिमालय क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा? साइकस। तो अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइकस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो लिपोफिलिक विटामिन जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो कौन सा है? विटामिन ई। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विटामिन ई होता है इसका सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ तो राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको याद रखना है कि ये जो होता है ना, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, विटामिन ई जो है ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा विटामिन ई का जो काम होता है, यानी इसके अगर मैं कार्य की बात करूँ तो इसका कार्य क्या क्या होता है? ठीक है, तो पहला याद रखिएगा इसका कार्य होता है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में जो है उनकी मदद करना, जो कि यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये हृदय और मांसपेशी की कार्य क्षमता को क्या करता है? मतलब इसको सहारा देता है। ठीक है, त्वचा और बाल को जो है ये सेहत बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक है ना, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है त्वचा और बाल के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप यही याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है विटामिन ई का, अगर मैं मुख्य स्रोत की बात करूँ कि इसका मुख्य स्रोत क्या क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या क्या हो जाएगा? पहले आपको याद रखना है वनस्पति तेल। सबसे ज्यादा जो है याद रखिएगा सनफ्लावर हो गया या ओलिव ऑयल हो गया, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है ये आपका विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है ना, तो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये बादाम, अखरोट, ठीक है, इसमें पाया जाता है विटामिन ई। इसके बाद हरी पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है।
हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और याद रखिएगा, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है गाइस? तो याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिकाएं है शुक्राणु। शुक्राणु जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म। स्पर्म को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। और नर्व सेल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये होता है आपका तंत्रिका, ठीक है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम शुक्राणु के बारे में बात करते हैं। तो पहले शुक्राणु के बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसे स्पर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो इसका जो संवाई होता है, ये स्पर्म होता कैसा है? तो पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, ये स्पर्म इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इसके सर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इसके जो सिर जो होता है, ये लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा, इसका लगभग जो है 4 से 5 जो है माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये कितना होता है? 4 से 5 माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, ये क्या करता है? ये जो है ये कोशिका जो होता है, याद रखिएगा, ये पिता की आनुवांशिक जानकारी को जो है ये कहाँ पहुंचाता है? अंडाणु तक। तो याद रखिएगा, पिता के आनुवांशिक आनुवांशिक जानकारी को अंडाणु तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। अंडाणु तक पहुंचाती है। इसके बाद दो क्वेश्चन और याद रखिएगा, दूसरा और तीसरा। पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये तो सबसे छोटी कोशिका होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, सबसे लंबी कोशिका। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी है, तो वो है आपका तंत्रिका कोशिका, जो है ये सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु, जिसे हम ओवम कहते हैं। अंडाणु, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओवम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? तो विद्युत चुंबक फैराडे, विरासत का सिद्धांत डार्विन, जड़त्व का नियम न्यूटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो हमारा जो ऑप्शन बी जो है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरासत का सिद्धांत जो है ये किसने? डार्विन ने नहीं दिया था, ठीक है ना। विरासत का सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये किसने दिया था? तो यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है ना। विरासत का सिद्धांत। तो विरासत का सिद्धांत जो है ये कौन है? ग्रेगर मेंडल।
ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है ना, याद रखिएगा इन्होंने क्या कहता है, मटर के पौधे पर प्रयोग करके जो है इन्होंने क्या किया था, आनुवांशिकता का नियम बताया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग करके जो है आनुवांशिकता का नियम बताया था, ठीक है ना। आनुवांशिकता का नियम दिया था, ठीक है ना। अगर मैं चार्ल्स डार्विन की बात करूँ तो याद रखिएगा इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, ठीक है ना। ये अगर मैं डार्विन की अगर मैं बात करूँ तो डार्विन ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो फैराडे का नियम, तो फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी, जो कि विद्युत चुंबक का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। फैराडे ने जो है याद रखिएगा इन्होंने जो है क्या किया था, नियम दिया था, ठीक है ना, फैराडे का नियम। तो इनका नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्हीं के सिद्धांत की वजह से जो है जनरेटर और ट्रांसफार्मर का जो आधार है ये इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो फैराडे के ही सिद्धांत पर, इन्हीं के सिद्धांत पर याद रखिएगा, इन्हीं के सिद्धांत पर क्या है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर का आधार है। जनरेटर जनरेटर और ट्रांसफार्मर का आधार है। आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी जो है ये किसमें पाई जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है ये टांग में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ना, ये मान लेते हैं ये मनुष्य का कमर है, ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ा सही नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से एक हड्डी जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से एक हड्डी जुड़ी हुई है, फिर यहाँ पे इसका जॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक हड्डी आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये मान लेते मनुष्य का पैर है, कुछ अजीब ही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये मैं समझाने के लिए, ठीक है ना, इसे सीरियस नहीं लीजिएगा। फिर ये पैर है, ठीक है, ये जो है ना ये पैर है, ठीक है। अब टांग में पाई जाती है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो टीबिया जो हड्डी है ना, ये जो है कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये जो टीबिया जो हड्डी है ये हो गया आपका ये, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ड्राइंग अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा यहीं से ना एक और हड्डी जुड़ी होती है, ठीक है ना। ये जो हड्डी है ना, यहाँ से ही एक पतली सी हड्डी एक और जुड़ी होती है यहीं पे, ठीक है। यहीं से एक और जो होती है ना, वो क्या होती है, पतली सी हड्डी यहाँ पे जुड़ी होती है इसमें, ठीक है, जो घुटना के नीचे होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो ये वाली जो हड्डी होती है ना गाइस, इसे हम कहते हैं, ये वाली जो हड्डी होती है इसे हम कहते हैं टीबिया, ठीक है। ये जो हड्डी होती है ना आपकी टीबिया होती है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मानव पैर में जो है कुल कितने हड्डी होते हैं। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि मानव पैर में कुल 30 हड्डी होती है, 30 30 हड्डियां होती है, 30 हड्डियां होती है मानव की एक पैर में, ठीक है ना। तो दोनों पैर में कितना हो जाएगा, दोनों में कुल दोनों में कुल कितना हो जाएगा, 60 हड्डियां, 60 हड्डियां, ठीक है। अब 60 हड्डियां होती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको याद रखना है जांग, जांग जो हम थाई बोलते हैं, जांग। तो जांग में कितनी हड्डी होती है, तो जांग में जो होता है ना वो एक होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जांग में हमारी कौन सी हड्डी होती है, जिसका नाम है फीमर, ठीक है, जो कि कितना होता है, एक होता है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है घुटना। घुट घुटना जो है इसमें जो है आपका याद रखिएगा, इसमें हड्डियों की संख्या कौन है, एक है, जो कि आपका कौन सा होता है, ये होता है आपका पटेला, पटेला हड्डी होता है। ठीक है, घुटना में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये आपका जो अग्रजांग होता है, इसमें जो है दो हड्डी होती है, जो कि होता है टीबिया और फिबुला। ठीक है, इसमें दो हड्डी होती है, कौन सी होती है, टीबिया, टीबिया और फिबुला। अब मैं यहाँ पे जो आपको बनाई थी ना डायग्राम, यहाँ पे अब मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है ये टीबिया हो गया, ठीक है ना, ये जो आपकी हड्डी हो गई ये टीबिया, और जो आपका फिबुला हो गया वो कौन सा हो गया, तो जो ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली जो हड्डी है, अलग अलग, ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली, ये आपका हो गया फिबुला। ये आपकी कौन सी हड्डी हो गई, फिबुला। ठीक है, और जो आपकी जो है मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीमर। तो फीमर आपका कौन सा होता है, ये है फीमर। ठीक है ना, फीमर जो होती है ये मानव शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा फीमर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा टंगना और पैर में जो है टोटल कितनी हड्डी होती है, 26 होती है। ठीक है ना, टखना, टखना और पैर, इसमें कितनी हड्डी होती है, इसमें 26 हड्डी होती है। ठीक है ना, जिसमें आपका टार्सल, मेटाटार्सल और आपका जो है ये फेलेंजेस जो है ये शामिल होता है। अगर मैं टार्सल्स की बात करूँ तो इसमें 7 टार्सल्स आ जाएंगे, मेटाटार्सल्स आपका 5 आ जाएगा और फेलेंजेस आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये सारी हड्डी मिलाकर इस सब की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है ना, तो टोटल 60 हड्डी होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो कोयले के खदानों में विस्फोट का कारण बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये होता है मीथेन। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले की परतों में क्या होता है, मीथेन होती है। ठीक है ना, कोयले की परतों में होता है ये, कोयले के परतों में होता है। ठीक है ना, इसके बाद याद रखिएगा कि जब खदान में जो होता है ना गैस जो अधिक मात्रा में जमा हो जाती है, तो ये हवा के साथ मिलकर क्या करती है, विस्फोट मिश्रण बना लेती है। ठीक है ना, तो कोयले के परतों में होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि जब ये आप याद रखिएगा गैस अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, गैस अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तो हवा के साथ मिलकर, तो हवा के साथ मिलकर, तो हवा के साथ मिलकर क्या बनती है, विस्फोट का मिश्रण बनता है। विस्फोटक मिश्रण बनाती है, बना लेती है। ठीक है, तो विस्फोटक बना लेती है, तो इससे क्या होता है, अगर छोटी सी भी चिंगारी होगी ना तो ये विस्फोट कर जाता है। ठीक है ना, तो ये ही आपको याद रखना है कि ये जो है ये विस्फोट का कारण जो है ये मीथेन बनती है, क्योंकि ये हवा के साथ जो है ये मिलकर क्या विस्फोटक मिश्रण बना लेती है। ठीक है ना, तो इसी वजह से जब थोड़ा सा भी चिंगारी होगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा विस्फोट कर सकती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पेट में मौजूद पाचक रस डैश को पचाने में मदद करते हैं। तो पेट में मौजूद पाचक रस जो है किसको पचाने में मदद करते हैं, तो याद रखिएगा कि केवल प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो
पेट में जो मुख्य पाचक रस की अगर मैं बात करूँ कौन सा होता है, तो याद रखिएगा पेट में मुख्य मुख्य पाचक रस, तो मुख्य पाचक रस कौन होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है ना। और इसके 3 घटक होते हैं। इसके 3 घटक होते हैं, ठीक है। तो इसके 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया? पेप्सिन एंजाइम। और तीसरा हो गया म्यूकस। ठीक है। तो ये 3 जो होते हैं ना, ये मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूँ तो याद रखिएगा ये क्या होता है? ये एंजाइम जो है ये क्या करता है? पेप्सिन को सक्रिय करता है, ठीक है ना। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो पूछा जाता है कि ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? तो ये हो आपका पेप्सिन एंजाइम। तो याद रखिएगा प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। और जो आपका जो म्यूकस होता है ये क्या करता है? पेट की दीवारों को क्या करता है? ये अम्ल से बचाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो भालू से, बिल्ली से, बंदर से या फिर मनुष्य से? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर से। अब हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि आर एच फैक्टर का जो नाम है ये किससे संबंधित है? रीसस बंदर से, ठीक है ना। कौन से बंदर से? रीसस। रीसस रीसस बंदर से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है? एक प्रोटीन एंटीजन होता है, ठीक है, जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि आर एच फैक्टर क्या है, मैं वो आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। आर एच फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एक प्रोटीन एंटीजन होता है। एंटीजन, प्रोटीन एंटीजन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका की सतह पर। लाल रक्त कोशिका की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रोटीन मौजूद है तो क्या होगा? आर एच पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और अगर प्रोटीन मौजूद नहीं है तो आर एच निगेटिव कहलाता है। प्रोटीन मौजूद है तो क्या हो जाएगा? आर एच पॉजिटिव, ठीक है। अगर प्रोटीन मौजूद नहीं है तो क्या हो जाएगा? आर एच निगेटिव, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर एच फैक्टर जो है इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है याद रखिएगा 1940 में हुआ था, ठीक है। और किसने की थी? ये के लैंड स्टीनर ने, ठीक है। के लैंड स्टीनर ने, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें जो है इन्होंने 2 व्यक्ति मिलके, एक के लैंड स्टीनर ने और दूसरा जो नाम था वो किसका था? वो दूसरा जो नाम था ये था ए एस विनर। एएस विनर, इन दोनों ने मिलकर जो है किसकी खोज की थी? ये आपके जो है आरएच फैक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है एंटीबॉडी जो है ये बनाता है आपका आरएच
तो यहाँ पे आर एस फैक्टर के बारे में और आपको क्या याद रखना है, आर एस फैक्टर के बारे में याद रखना है कि ये एक प्रकार की क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है ना, एक प्रकार की एंटीबॉडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो दूध में कौन सा पाया जाता है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो पाया जाता है वो लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। अगर लैक्टोज की बात करूँ तो याद रखिएगा, लैक्टोज जो होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका डाइसैकेराइड होता है, ठीक है ना। लैक्टोज पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये क्या होता है, ये होता है आपका लैक्टोज डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा ये जो लैक्टोज जो होता है ये आपके जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लैक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका ग्लूकोज होता है ये किससे मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज जो होता है ये आपका, पहले तो याद रखिएगा ये मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ना आपका मोनोसैकेराइड मतलब एकल होता है, तो ये किसी से मिलकर बना नहीं होता, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये मोनोसैकेराइड होता है और ये कोशिकाओं के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कौन होता है, ग्लूकोज होता है। तो याद रखिएगा कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये फल, शहद और में पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूँ, फ्रक्टोज, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये आपके फल, फल और शहद में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद सुक्रोज बच जाता है। तो सुक्रोज के बारे में आपको याद रखना है ये डाइसैकेराइड होता है। तो ये जो है डाइसैकेराइड होता है तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये किससे किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा ये बना होता है आपका सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होती है। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये किसके खिलाफ प्रभावी होती है। तो आपका ऑप्शन है डेंगू बुखार, हैजा, इन्फ्लुएंजा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हैजा के खिलाफ ये प्रभावी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स जो होता है ना ये केवल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण पर असर करता है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स जो होता है याद रखिएगा इसके बारे में कि ये बैक्टीरिया से होने वाले जो ये होते हैं ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण पर असर करती है। तो जब आपको इतना पता होगा असर करती है तो आप यहाँ से किसी का भी आंसर देख, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हैजा है तो बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसी पे ये असर करेगा, ठीक है ना। डेंगू बुखार और हैजा जो है ये एक विषाणु है। तो डेंगू और इन्फ्लुएंजा जो है ये कौन सा रोग है, तो ये आपका विषाणु रोग है, ठीक है ना। ये वायरस से होता है, ठीक है, विषाणु रोग है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका ये बैक्टीरिया, ठीक है ना।
तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पहला नाम याद रखिएगा, वो कौन सा हो गया? क्षय रोग। क्षय रोग हो गया। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया? हैजा हो गया। हैजा। इसके बाद आपको याद रखना टाइफाइड। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ना, ये कौन से, ये होता है आपके किससे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? पेचिस। पेचिस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो काली खांसी जो है, ये भी आपके बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना। काली खांसी, ये सब पे जो है क्या असर करती है? एंटीबायोटिक्स जो है असर करती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो आपका विषाणु से जो रोग होता है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है ना। विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा नहीं जाइएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा भी खराब हो रहा है। तो है डेंगू, डेंगू बुखार, इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु से होता ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पोलियो, पोलियो जो होता है ये भी विषाणु से ये जनित रोग है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया? ये खसरा। खसरा जो है ये भी विषाणु जनित रोग है, खसरा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एड्स, एड्स भी आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना, एड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस प्रकार के लॉ अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? तो चुंबकीय गुण हेमेटाइट में होते हैं, मैग्नेटाइट में, सीडेराइट में या फिर लिमोनाइट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। मैग्नेटाइट में होता है। मैग्नेटाइट की अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो याद रखिएगा Fe3O4, ठीक है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, Fe2O3। सीडेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीडेराइट का होता है FeCO3, FeCO3। और लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिमोनाइट का होता है आपके FeO ब्रैकेट शुरू OH ब्रैकेट बंद डॉट NH2O, 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 ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है मैग्नेटाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिएगा, इसमें जो है ना क्या होता है? फेरिक और फेरस आयन जो है दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइट में याद रखिएगा फेरिक और फेरस, फेरिक, फेरिक और फेरस आयन दोनों होते हैं, फेरस आयन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो है चुंबकीय गुण जो है ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है, जिससे क्या होता है? लौ चुंबक, जिसे लौ चुंबक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें लौ चुंबकीय गुण होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है कितना लोहा पाया जाता है? तो जो मैग्नेटाइट में लोहा पाया जाता है 60 से 72% जो है लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। 60 से 72% लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका लौह धातु के उत्पादन में जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग अगर मैं बात करूँ तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा लौह धातु के उत्पादन में, लौह धातु के उत्पादन में होता है, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय उपकरणों में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय उपकरणों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये दर्पण के पीछे नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है बट ये दर्पण के पीछे नहीं होता है। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इस जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, वस्तु के बराबर के आकार का होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक है, वस्तु के वस्तु के बराबर आकार का होता है, बराबर आकार का होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ये आपका होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मांसपेशियां होती है, ये जो होता है आपका बटक वाला जो ये होता है ना, ये बटक में स्थित होता है। ठीक है, ये कहाँ स्थित होता है? तो याद रखिएगा ये बटक में स्थित होता है। बटक्स बटक्स में स्थित होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, तो ये कौन सी होती है? तो ये होता है, आपको याद रखना, ये स्टेपिस जो होता है ये होता है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। ठीक है ना, स्टेपेडियस, इसे स्टेपिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्टेप्स बोलते हैं जिसे। याद रखिएगा ये जो होता है ये हड्डी कहाँ स्थित होता है? तो याद रखिएगा कान में स्थित होता है, कान में स्थित होता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है ना वो 1 मिलीमीटर होती है। लंबाई लंबाई कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, या फिर लाइपेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लार में जो पाया जाता है वो एमाइलेज पाया जाता है। तो इसमें जो सालिवरी एमाइलेज होता है ना वो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं लार के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है ना, लार में कौन सा? सालिवरी एमाइलेज। ठीक है ना, नामक एंजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसे जो है टाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे टाइलिन भी कहा जाता है। इसे टाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो लाइपेज जो होता है ना इसके क्या करता है? ये वसा को तोड़ता है। ठीक है ना, वसा को तोड़ता कौन है? तो वसा को तोड़ता है लाइपेज। यानी कि जो ये फैटी एसिड होता है, जो एसिड होता है ना, और ग्लिसरॉल जो होता है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में जो है ये मदद करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को और छोटे एमिनो एसिड में बदलता है। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है? तो ट्रिप्सिन अलग कलर ले लेती हूँ, सेम सेम कलर। ट्रिप्सिन
तो याद रखिएगा ये प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड में, ठीक है ना, अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो आपका पेप्सिन होता है ना, ये भी प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को जो है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है आप क्या करता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसकी खोज, राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो ये आपको याद रखना है, इसकी खोज जो है दो लोगों ने मिलकर की थी। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1953 में। तो 1953 में जो खोज हुई थी वो किसने की थी। तो तो सबसे पहले यहाँ पे 53 नहीं, राइबोसोम की खोज जो है 1955 में हुई थी। ठीक है, और 1955 में जो है किसने की थी, जॉर्ज प्लाडे ने की थी। ठीक है, किसने की थी, तो याद रखिएगा जॉर्ज जॉर्ज प्लाडे ने की थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है जो इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं ना, उनकी मदद से क्या किया था, छोटे कणों का पता लगाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म कणों को देखा था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है पशु कोशिका में जो है कणों का अध्ययन किया था। पशु कोशिका में कणों का अध्ययन किया था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1974 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये विद्युत मोटर। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग जो होता है खासकर पंखे, मिक्सर या फिर जो है वॉशिंग मशीन में होता है। ठीक है ना, ये विद्युत धारा जो है ना ये उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये घूर्णन गति को पैदा करता है। इसके बाद बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बदलता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपका ये विद्युत जनित्र है ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं अस्थायी। तो मानव शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखना है कि जो इसमें दांत के जो प्रकार होते हैं, तो टोटल कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है ना, 4 प्रकार के दांत होते हैं।
चार प्रकार के दांत होते हैं। तो चार प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया आपका, याद रखिएगा, कृंतक। दूसरा हो गया आपका जो है, कौन सा हो गया? रदनक। तीसरा कौन सा हो गया आपका? अग्रचर्वक। और चौथा आपका कौन सा हो गया? ये चर्वक। ठीक है ना। कृंतक जो होता है वो मतलब एक दांत, एक जबड़े में जो होता है ना, वो चार होता है। यानी कृंतक जो होता है वो कितने होते हैं? तो कृंतक जो है ये 8 होता है। अग्रचर्वक की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका 8 होता है। ठीक है। रत्नक की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 होता है, एक दांत में 2, और इसमें जो नुकीला वाला दांत होता है, ठीक है ना, ये 4 हो गया। और चर्वक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होता है 12। तो 12 4 16, और 16 16 32। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार एलर्जी और परजीवी संक्रमण से रक्षा करता है? तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो टोटल 5 प्रकार का होता है। ठीक है। याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल, तीसरा बेसोफिल, चौथा लिम्फोसाइट, और पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये हो गया आपका पांचवा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो है, मोनोसाइट। मोनोसाइट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो पहला प्रकार के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रोफिल जो होता है ये आपका 50 से 70% होता है, डब्ल्यूबीसी। और इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को निगलना। ठीक है ना, बैक्टीरिया को निगलना इसका काम है। ठीक है। बैक्टीरिया को निगलना। बैक्टीरिया को निगलना। ठीक है। और जो आपका जो इओसिनोफिल होता है, याद रखिएगा ये जो है ना आपका 1 से 4% होता है, और ये आपके एलर्जी और परजीवी से रक्षा करता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बी। ठीक है। ये जो है रक्षा करता है। बेसोफिल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये सबसे कम होता है। और हिस्टामिन स्राव जो है ये कौन करता है पूछा जाता है, तो बेसोफिल करता है। ठीक है। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कल मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज़ लेकर आऊंगी, जो कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, जो कि मैं रैपिड फायर सेशन लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप लोग जो है आपको चीज़ें समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। और कल के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।